पंजाब का उत्थान और विलय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 1700 से 1800 के मध्य का जो समय रहा है वह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ के रूप में देखा गया। एक तरफ केंद्रीय सत्ता, मुगलों की सत्ता कमज़ोर हो रही थी, दूसरी तरफ क्षेत्रीय सूबे या सामंत जो थे वो धीरे धीरे छोटे राज्यों के रूप में संगठित होते जा रहे थे। तीसरी ओर यूरोपीय देश जो थे वे धीरे धीरे अपना समुद्री तटीय क्षेत्र या पूर्वी या दक्षिणी भारत में अपना प्रभाव व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बढ़ा रहे थे। उसी समय में क्षेत्रीय शक्तियां संगठित हुई और वे उनका संघर्ष पड़ोसी शासकों के साथ भी रहा, मुगलों के अत्याचार से स्वतंत्र होने के साथ भी रहा। उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि उत्तर भारत में पंजाब प्रांत या पंजाब क्षेत्र में किस तरीके से राजनीतिक और सैनिक बदलाव आए। मुगलों के अत्याचार का सामना करने के लिए सिखों ने सैनिक दृष्टिकोण से एकता के रूप में बंधना शुरू किया और वो काम किया सिख अंतिम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जिन्होंने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और उसकी अत्याचारों से सिखों को संगठित किया, उन्हें खालसा के रूप में स्थापित किया, खालसा पंथ की स्थापना की, सिखों को अनिवार्य सैनिक सेवा के रूप में स्थापित किया, सिखों को सैनिक दृष्टिकोण से संगठित किया और गुरु के पद को समाप्त करते हुए अंतिम गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह हुए और भविष्य में सिख समुदाय को मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने ग्रंथ साहब, जो गुरु नानक देव के द्वारा लिखा गया था, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ था, उसको ग्रंथ साहब के रूप में स्थापित किया और सभी सिखों को संगठित किया अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से संघर्ष करने के लिए। ये समय रहा था मुगलों के समय का, मुगलों के अंतिम चरण में। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, 1708 में पटना में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद स्थितियों में बदलाव आया। कैसे? मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो रही थी, जैसा कि हमने पहले भी देखा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष और भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण से जो बदलाव आए, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो कमी आई, उसका मुख्य कारण था मुगलों की केंद्रीय सत्ता का कमज़ोर होना। दूसरी तरफ पंजाब प्रांत, मुख्य नदी सतलज, सतलज के पूर्व की ओर अमृतसर और सतलज नदी के पश्चिम की ओर लाहौर, ये दो प्रमुख क्षेत्र थे। और उससे लगने वाला अफ़गान शासकों का क्षेत्र, अफ़गानिस्तान, अफ़गान शासक, राजधानी काबुल और लाहौर, दो प्रमुख उनके राज्य थे। एक तरफ अगर हम पंजाब की राजनीतिक स्थिति को देखते हैं तो मुगलों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने के बाद सिखों ने अपने आप को सैनिक दृष्टिकोण से संगठित किया और खुद बाह्य आक्रमणों से स्वयं को संगठित करने के लिए धीरे धीरे वे संगठित हो रहे थे। दो अफ़गान आक्रमण, जैसा कि हम जानते हैं, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह का पहला आक्रमण था। नादिर शाह के आक्रमण के समय में सिखों ने अफ़गानों के आक्रमणों से स्वयं को संगठित करने के लिए 1745 में धीरे धीरे छोटे छोटे 100 व्यक्तियों के दलों को सैनिक दृष्टिकोण से संगठित करना प्रारंभ किया और इन छोटे छोटे 100 सैनिकों के समूह को मिला करके 1748 में दल खालसा को संगठित किया गया, दल खालसा की स्थापना की गई और बाद में दल खालसा को संगठित करते हुए जत्थों का तात्पर्य होता है सैनिक दृष्टिकोण से संगठित होने वाले व्यक्ति, जत्थों के रूप में स्वयं को विभाजित माना और बाद में सभी खालसा, दल खालसा अर्थात 100 सैनिकों के समूह को दल खालसा के बाद जत्थों और जत्थों को बाद में मिला करके पूरे पंजाब प्रांत को मिसलों में विभाजित किया गया। और यहाँ मिसलों का तात्पर्य होता है छोटे छोटे सिख राज्य, जिनका कार्य था कि वे सैनिक दृष्टिकोण से संगठित थे और अपने अपने क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा उन सैनिकों के समूह पर हुआ करता था, परंतु उनके मध्य एकता थी। मिसलें मुख्य रूप से मुगलों के पतन के बाद सिखों का जो
भौगोलिक और राजनीतिक विभाजन था सैनिक आधार पर, उसको मिसलों के रूप में परिभाषित करते हैं। अर्थात पूरे पंजाब में अलग अलग भागों में 11 छोटे छोटे सैनिक राज्य स्थापित हो चुके थे, जिनका एक नेता हुआ करता था और वो उस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर हुआ करती थी। परंतु बाद में 1750 के बाद पूरा पंजाब प्रांत जो था वह मुख्य रूप से 12 भागों में विभाजित हो चुका था और इन 12 भागों को कहा गया मिसलें या छोटे छोटे सिख राज्य, जो पंजाब प्रांत को संगठित और शक्तिशाली बनाने का कार्य कर रहे थे। सिखों को इस कार्य में सफलता मिली, क्योंकि एक तरफ अफगानों के आक्रमण, दूसरी तरफ मुगलों के नियंत्रण से स्वतंत्र होना और स्वयं को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में संगठित करना, इसके लिए यह आवश्यक था कि सिखों में सैनिक एकता हो। और सैनिक एकता को ही संगठित करने के लिए सिखों ने स्वयं को दल खालसा, मिसलों, जत्थों, सैनिक टुकड़ियों के रूप में स्थापित किया और पूरे पंजाब को सैनिक दृष्टिकोण या सुरक्षा या बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरे पंजाब को 12 छोटे छोटे राज्यों में स्थापित किया। आगे चलकर ये जो मिसलें थी, जो छोटे छोटे राज्य थे, इन राज्यों के सैनिक समूहों ने अफगानों और मुगलों से संघर्ष करते हुए अपनी स्वतंत्रता को स्थापित किया। परंतु 1700 से 1800 के समय में अंग्रेज धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे थे और उसी समय में सिखों को एक शक्तिशाली संघ के रूप में स्थापित करने या एक केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सिख सैनिकों को संगठित करते हुए पूरे पंजाब प्रांत को पुनः शक्तिशाली संघ के रूप में स्थापित कर सके। और उसी समय में महाराजा रणजीत सिंह का नेतृत्व, या यूँ कहा जा सकता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब प्रांत का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और एक शक्तिशाली संघ की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह के समय में उनके द्वारा किए गए कार्यों से हुई। परंतु महाराजा रणजीत सिंह का संबंध भी उन 12 मिसलों में से एक मिसल सुकर चकिया मिसल से था, जहाँ पर उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ और उनके पिता महासिंह सुकर चकिया मिसल के प्रमुख सरदार थे और उनका जो प्रभाव था वो शक्तिशाली सिख सरदारों के रूप में पंजाब प्रांत में था। ये 1780 के समय की बात है। उससे पहले क्या हो चुका था? उससे पहले अफगानों के आक्रमण हो चुके थे, पानीपत का तृतीय युद्ध हो चुका था, दक्षिण में मराठे पराजित हो चुके थे अफगान आक्रमणों से और उनका संघर्ष अब अंग्रेजों से चल रहा था। दक्षिण में मैसूर के साथ अंग्रेजों का संघर्ष चल रहा था, फ्रांसीसियों का उनके साथ संबंध था। उसी समय में अंग्रेज और फ्रांसीसी, मराठा नवाब, मैसूर के शासक आप दक्षिणी भारत में आपसी संघर्ष में उस समय में व्यस्त थे। उसी समय में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब के असंगठित क्षेत्र को संगठित करने के लिए एक नई शुरुआत की। 1780 में जन्म होने के बाद 1792 में महाराजा रणजीत सिंह अपनी मिसल के सरदार बने, अर्थात सुकर चकिया मिसल के सरदार बने, जो उन्हें उत्तराधिकार में मिली थी। रणजीत सिंह द्वारा राजनीतिक मैत्री और विवाह संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को उन्होंने संगठित किया, जैसे कन्हैया मिसल, रामगढ़िया मिसल और अहुलवालिया मिसलों को उन्होंने मैत्री संबंध और विवाह संबंधों के द्वारा स्थापित किया। और उसी के साथ उन्होंने पंजाब प्रांत से लगने वाली अफगानिस्तान की सीमा के शासक जमान शाह से मैत्री संबंध स्थापित किए और उसके बदले अफगानिस्तान के शासक जमाल शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी तथा उन्हें लाहौर की सूबेदारी स्थापित की। यह वही लाहौर है जो बाद में जाकर के सिखों की दूसरी या प्रमुख राजधानी रही थी। 1801 में रणजीत सिंह द्वारा स्वयं को अफगानों के नियंत्रण से स्वतंत्र करते हुए पंजाब के महाराजा के नाम से स्वयं को पंजाब का शासक स्थापित किया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और सिखों की कमजोर संघीय व्यवस्था को समाप्त करते हुए एक तंत्रीय शासन की स्थापना के लिए उन्होंने प्रयास प्रारंभ किए। 1805 में सतलज नदी के पूर्व की ओर स्थित अमृतसर, जो सिखों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल था, उस क्षेत्र को जीतने के बाद उन्होंने पंजाब प्रांत की इसको दूसरी राजधानी बनाया और 1608 में रणजीत सिंह ने सभी राज्यों को मिलाकर और एक प्रबल सिख राष्ट्र का निर्माण करने के लिए 11 अन्य मिसल
और खुद की मिसल अर्थात 12 मिसलों को संगठित करते हुए सिख राज्य के रूप में स्थापित किया और उसकी 2 राजधानियां निर्धारित की, सतलज नदी के पार की ओर लाहौर और सतलज नदी के पूर्व की ओर अमृतसर राजधानी 1806 तक। रणजीत सिंह का अगर हम मूल्यांकन की बात करें कि प्रारंभिक समय में सुकर चकिया मिसल के सरदार बनने के साथ ही रणजीत सिंह ने स्वयं को युद्धों में व्यस्त नहीं रखा। उन्होंने 1792 से लेकर 1806 तक अफगान शासक जमान शाह के साथ संबंध स्थापित किए, अफगानों से के नियंत्रण से को स्वतंत्र किया, सिखों की संघीय व्यवस्था को समाप्त करते हुए एक तंत्री शासन को स्थापित करने का प्रयास किया, लाहौर को राजधानी बनाया, अमृतसर को राजधानी बनाया और सभी 12 मिसलों को संगठित करते हुए सिखों को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया।